हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विद्युत कण संचलन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अपोहन और विद्युत अपोहन के बारे में, है ना। एनसीईआरटी में भी आपका ये क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसलिए कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ईजी टॉपिक है, लेकिन ईजी कब होगा जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, है ना। अगर आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं है तो कितना भी इजी टॉपिक हो आपको टफ लगेगा बाद में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। वीडियो पूरा देखना है एंड तक। तो चलिए सबसे पहले हम अपोहन की परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा है कि कोलाइडी विलयन से क्रिस्टलीय अशुद्धियों को जंतु झिल्ली या वनस्पति झिल्ली में से जल के प्रवाह के साथ दूर करना डायलिसिस या अपोहन कहलाता है ना। अब देखिए क्या लिखा है कि कोलाइडी विलयन से क्रिस्टलीय अशुद्धि हो, यानी कि जब क्रिस्टलीय अशुद्धियां होगी किसी कोलाइडी विलयन में तो वहां पर अपोहन जो है विधि है उसका उपयोग किया जाएगा, है ना। जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनको शुद्ध करने की विधि है अपोहन और विद्युत अपोहन, ठीक है। तो अपोहन में क्या होता है कि जब क्रिस्टलीय अशुद्धियां होगी किसी भी कोलाइडी विलयन में तो उसको जंतु झिल्ली में से या फिर वनस्पति झिल्ली में से, जैसे कि सेलोफेन पेपर होता है ना, पार्चमेंट पेपर होता है, पार्चमेंट पत्र होता है, तो इनमें से क्या करते हैं गुजारा जाता है, इनमें से प्रवाहित किया जाता है जल के साथ में, है ना। लिखा है यहाँ पर कि जल के प्रवाह के साथ दूर करना, जंतु झिल्ली या वनस्पति झिल्ली में से प्रवाहित करेंगे इस कोलाइडी विलयन को जिसमें ये क्रिस्टलीय अशुद्धियां होगी, पर जल के साथ में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो जल के साथ में प्रवाहित करना या जल के साथ में दूर करना डायलिसिस या अपोहन कहलाता है। आगे लिखा है कि इस विधि में प्रयुक्त उपकरण को डायलाइजर कहा जाता है। डायलाइजर या इसको हिंदी में अपोहक भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो डायलाइजर लिख सकते हैं या अपोहक लिख सकते हैं, ओके। तो इस विधि में प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है, डायलाइजर या अपोहक कहलाता है। और अशुद्धियां जल में विसरण द्वारा बाहर निकल जाती हैं। जल में जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है आपको, जल के साथ में ये जो कोलाइड है, इस कोलाइड के अंदर अशुद्धियां होती है वो विसरण के द्वारा बाहर निकल जाती है। देखिए डायग्राम में यहाँ पर देखिए ये जो बैग है इसको अपोहक या डायलाइजर बैग कहा जाता है ना। ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपोहक कहा जाता है या डायलाइजर कहा जाता है, ठीक है। अपोहक झिल्ली या डायलाइजर। अब जल यहाँ से प्रवाहित होता है और यहाँ पर निकल जाता है और साथ में इस जल के कोलाइड के कण भी निकलते हैं या अशुद्धियाँ भी निकलती है ना। जल के साथ में जो क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ होती है कोलाइड की वो भी निकल जाती हैं। और यहाँ पर इस अपोहक झिल्ली में कोलाइड लिया जाता है किसके साथ में, अशुद्धि युक्त, है ना। अशुद्धियों के साथ में जो कोलाइड होता है जिसका शुद्धिकरण हमें करना है, जिस कोलाइड को शुद्ध हमें करना है उस कोलाइड को इस अपोहक झिल्ली के अंदर, इस डायलाइजर के अंदर लिया जाता है और जल निरंतर प्रवाहित करते रहते हैं। यहाँ से जल प्रवेश कराया जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है ना। और इस जल के साथ में जो कोलाइड के साथ में अशुद्धियाँ होती है वो भी बाहर निकल जाती है। जल और कोलाइड की अशुद्धियाँ, जो यहाँ पर अशुद्धियाँ थी, है ना, इसमें वो विसरण के द्वारा बाहर निकल जाती है। अब बात आती है कि विसरण क्या है। तो विसरण का मतलब ये होता है कि ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय के कणों का जाना, ये कहलाता है विसरण, ठीक है। तो यहाँ पर अशुद्धियों की सांद्रता ज़्यादा है, जो क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ लिखा है यहाँ पर कि जो क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ इस बैग में है, इस डायलाइजर बैग में है, इस अपोहक झिल्ली के अंदर जो क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ है वो जल के साथ में, यहाँ पर देखिए सिर्फ जल है ना, यानी कि कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है, सांद्रता कम है अशुद्धियों की, यहाँ पर सांद्रता अशुद्धियों की ज़्यादा है। तो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होना विसरण कहलाता है ना। तो अशुद्धियाँ जल में विसरण के द्वारा बाहर निकल जाती है, बाहर आ जाती है ना। तो यहाँ पर ये जो जल है इसके साथ में जो कोलाइड में क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ है वो भी बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अपोहन जो है वो आपको अच्छी तरीके से, मैंने एक एक वर्ड आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया है
है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, अब विद्युत अपवहन में क्या लिखा है, थ्योरी देखिए कि इस विधि का प्रयोग विद्युत अपघट्यों की अशुद्धियों को पृथक करने के लिए किया जाता है ना। अब विद्युत अपवहन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोलाइडी विलयन में क्या हो, विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां उपस्थित हो, है ना। जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्यों की अशुद्धियां अगर उपस्थित हैं तो विद्युत अपवहन विधि का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इस विधि में आगे क्या होता है, लिखा है कि अपवहन की दर बढ़ाने के लिए 2 विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। देखिए, विद्युत अपवहन है ना, विद्युत वर्ड आ गया है यहाँ पर, विद्युत, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोड डेफिनेटली होंगे, क्योंकि विद्युत प्रवाहित कैसे करेंगे, जब 2 टर्मिनल एनोड और कैथोड है ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जब तक ना हो तब तक विद्युत प्रवाहित होगी ही नहीं, है ना। तो विद्युत अपवहन है, इसका मतलब कि यहाँ पर विपरीत आवेश के 2 इलेक्ट्रोड जरूरी है, कंपलसरी है ना। विद्युत वर्ड आ गया, यानी कि इलेक्ट्रोड कंपलसरी है, 2 विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपवहन की दर बढ़ाने के लिए, ये जो अपवहन हमने पढ़ा था यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि अपवहन बहुत ही धीमी गति से होता है। जो क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ होती हैं वो बहुत ही धीमी गति से अपने आप निकलती हैं, इसमें कोई बाहर से कोई आवेश वगैरह या कोई चार्ज या करंट प्रवाहित नहीं किया जाता, इसलिए ये जो क्रिया है ये अपने आप होती है, इसलिए धीमी गति से होती है ना। अब यहाँ पर क्या होता है विद्युत अपवहन में कि अपवहन की दर बढ़ाने के लिए, ये जो अपवहन की क्रिया हो रही है ये जल्दी से हो जाए, फटाफट हो जाए, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि 2 विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, है ना, इस यंत्र में, इस उपकरण में। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है कि बाहरी पात्र में शुद्ध जल लिया जाता है, विलायक के रूप में लिया जाता है ना। शुद्ध जल क्या कार्य करता है, विलायक का, है ना। तो बाहरी पात्र में शुद्ध जल लिया जाता है, जिससे विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनिक अशुद्धियां, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आयनिक अशुद्धियां हैं, जो क्रिस्टलीय अशुद्धियां हैं वो अपवहन में थी। यहाँ पर विद्युत अपवहन में क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्य हैं उसमें जो आयनिक अशुद्धियां होती है उनका पृथक्करण किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है ना। तो विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनिक अशुद्धियां विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर झिल्ली से बाहर हो जाती है। अब यहाँ पर फिर से वही बात, जब आपने विद्युत कण संचलन वाला वीडियो देखा होगा उसमें भी यही था कि जो कोलाइडी कण धनावेश युक्त होते हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और ऋणावेशित जो कण होते हैं कोलाइडी कण वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, यानी कि अपोजिट चार्ज की तरफ जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जो विद्युत अपघट्य में आयनिक अशुद्धियाँ होती हैं वो अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, और अगर आयनिक अशुद्धियाँ विद्युत अपघट्य में जो आयनिक अशुद्धियाँ हैं वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना। तो यहाँ पर भी यही है। तो आयनिक अशुद्धियाँ विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर झिल्ली से बाहर हो जाती है। डायग्राम देखिए, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर भी यही होता है कि जो जल है वो यहाँ से प्रवाहित किया जाता है, और यहाँ पर जल के साथ में जो आयनिक अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती है। जैसे कि यहाँ पर जल के साथ में जो कोलाइड होता है, कोलाइड में जो अशुद्धियाँ होती है, क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ, वो बाहर हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा, जल के साथ में जो विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनिक अशुद्धियाँ होती है ना, वो बाहर हो जाएगी जल के साथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एनोड भी लगाया हुआ है जो पॉजिटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल वाला जो है इलेक्ट्रोड वो कैथोड है ना। और इस अपोहक झिल्ली में, यहाँ पर लिखा है अपोहक झिल्ली, या इसको डायलाइजर भी कहा जाता है ना, अपोहक झिल्ली को। तो इस अपोहक झिल्ली के अंदर क्या लिया है हमने, कोलाइड लिया है। ठीक है, अब देखिए इस कोलाइड के अंदर माइनस चार्ज वाले कण भी हैं और प्लस चार्ज वाले भी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों चार्ज वाले कण हैं, कोलाइड कण उपस्थित है इस अपोहक झिल्ली के अंदर। अब माइनस चार्ज वाले जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज के कण हैं, कोलाइडी कण हैं, वो नेगेटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से जो यहाँ पर आयनिक अशुद्धियाँ हैं, विद्युत अपघट्य की आयनिक अशुद्धियाँ हैं, वो एनोड की तरफ और कैथोड की तरफ, दोनों तरफ से बाहर हो जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर ये जो अपोहक झिल्ली है, यहाँ पर जो शुद्ध कोलाइड है वो ही उपस्थित रहेगा।
बाकी जो अशुद्धियाँ होगी वो जल के साथ में बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर भी बाद में जब अपोहन की क्रिया हो जाएगी, जब अपोहन की क्रिया स्लो हो जाएगी, डायलिसिस की क्रिया स्लो हो जाएगी, तो यहाँ पर जो अशुद्धियाँ होती है, क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ, वो बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ शुद्ध कोलाइड जो है वही बचेगा, वही उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो अपोहन है और विद्युत अपोहन है, दोनों ही बेहतरीन तरीके से डायग्राम के थ्रू मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं, है ना। देखिए इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद एक लाइक तो आपका बनता ही है इस वीडियो पर। मुझे भी पता चलेगा कि आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, मैं मोटिवेट होता हूं अगर आप लाइक करते हैं तो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो होगा ब्रेडिंग आर्क विधि, है ना, ब्रेडिंग आर्क मेथड के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा मेरे साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।